Assalamu alaikum everyone. This is Fatma and you are watching me on my social media hub. आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन रिसर्च। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है उसके अंदर जो चार टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हम अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग कौन सी टाइप की जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है वो हम अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करेंगे, यानी कि उसका स्टाइल क्या होगा, किस किस किस्म की हम जो है ना अडॉप्ट करेंगे रिसर्च। तो यहाँ पर जो हमारी टाइप है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव टाइप है। हमने डिस्क्रिप्टिव टाइप देख लिया था कि रिसर्च के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होती है। और अब पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और एंड पे थोड़ी सी मैं इसकी आपको ना डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रिसर्च के अंदर किस तरह से यूज होती है। लेट्स सी। Descriptive writing in research is used to accurately record facts, set the scene and document methodologies without interpretation. ठीक है, एज इट इज, जैसे चीजें हो रही होती है ना ऐसे ही उसको एक्सप्लेन करना होता है। पहले विदाउट इंटरप्रिटेशन, पहले ही उनकी जो है ना इंटरप्रिटेशन नहीं कर देनी होती, बस डिटेल से चीजों को एक्सप्लेन कर देना जिस जिस तरह से हो रही हैं। अब एंड पे जो मैंने इसकी एग्जांपल दी है ना वो मैं आपको बताऊंगी ना, कोरोना वायरस वाली, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से मतलब एक रिसर्च क्वेश्चन जो होता है, जब एक रिसर्च सामने आती है तो उसके बारे में एक टीम तश्कील दी जाती है। फिर जिस तरह से डॉक्टर्स वो ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिसर्चर्स फाइंड आउट करते हैं, उसको एज इट इज ही दिखते हैं और एंड पे एनालिसिस करते हैं, फिर अपना वर्डिक्ट निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। इट एस्टेब्लिशेस द फाउंडेशनल व्हाट, हु एंड वेयर सर्विंग एज ए ऑब्जेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट द क्रिटिकल एनालिसिस। अच्छा, ये बताती है, फाउंडेशन बनाती है कि क्या हुआ है, किसने किया है, कौन कर रहा है, यानी कि रिसर्च कौन कर रहा है, किस टॉपिक के ऊपर कर रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है ना, इंट्रोडक्शन, हमने इससे पहले जो पढ़े थे 5 चैप्टर्स, उसमें इंट्रोडक्शन में आपने बताना होता है कि आप ये रिसर्च क्यों कंडक्ट कर रहे हैं और इसका पर्पस क्या है। तो इस तरह से ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपने एक्सप्लेन करनी है कि रिसर्चर्स कौन है, स्टडी का पर्पस क्या है, हम किस फील्ड के अंदर ये कर रहे हैं और इससे लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा। ये सारी चीजें मेन मेन बातें जो रिसर्च की हैं ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के स्टाइल में आप लिखेंगे। इसके बाद है की एप्लीकेशन अक्रॉस द रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड। अच्छा, इसके अंदर 4 हैं ये। एक मेथोडोलॉजी सेक्शंस हैं, डाटा फाइंडिंग्स हैं, ज्यादातर किस तरह से आपने डिस्क्राइब करनी है, फिर क्वालिटेटिव थिक डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है। अच्छा, अब इसमें पहले देखें मेथोडोलॉजी सेक्शंस क्या है। ये 3rd चैप्टर होता है जिसके अंदर आप भी करते हैं अपने रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स आपने कौन से लगाए हैं उसको आपने प्रिसाइजली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आपने सारे के सारे प्रोसीजर्स और को एक्सप्लेन कर देना है कि आपने अपरेटस क्या रखा था, इक्विपमेंट क्या लगाई थी, जो आपने पॉपुलेशन जो सैंपल सेलेक्ट किया था वो कौन सा किया है, पार्टिसिपेंट्स कौन है आपके रिसर्च के, फिर उसके बाद सैंपल की पॉपुलेशन आपने डिसाइड करनी होती है, ये सारी चीजें। तो मेथोडोलॉजी सेक्शंस में इट प्रोवाइड्स प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोसीजर्स, equipment and participant demography so other scientists can replicate the studies। अब ये इस तरह से आप मेथोडोलॉजी बताते हैं कि अगर किसी और ने भी रिसर्च करनी है ना तो आपको की रिसर्च को पढ़ के वो भी सेम टू सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स ले सके, ठीक है। एक तो इस तरह से आपने मेथोडोलॉजी सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऐड करना है। फिर डाटा एंड फाइंडिंग्स में neutrally outlines quantitative measurements or qualitative observations before they are analyzed for underlying causes। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव ऐसी स्टडी होती है जिसके लिए आपको जो है ना फिजिकल रिसर्च करनी पड़ती है, यानी कि आप कमरे से उठ के क्लासरूम से बाहर जाना पड़ सकता है रिसर्च कंप्लीट करने के लिए, या अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है, या दूसरी कंट्री में जाके आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आप पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या आप इजिप्शियन राइटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको उधर हो सकता है आपको उधर जाके रिसर्च करना पड़े। और आपने ये रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता होता है। तो क्वांटिटेटिव ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर फिजिकल आपको खुद जाके डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, लाइब्रेरी से, यूनिवर्सिटी से आपको ना बाहर निकलना पड़ता है। और क्वालिटेटिव होती है, ये बेसिकली आर्म चेयर रिसर्च होती है।
इसके अंदर आप बैठ के ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं। ये ज़्यादातर सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी, और ज़्यादातर ये ह्यूमैनिटीज़ के ही करते हैं। लिटरेचर वाले ज़्यादा करते हैं कि जिसके अंदर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और बस एनालिसिस करना होता है। जैसे कंपैरेटिव लिटरेचर होता है, 2 राइटर्स का कंपैरिजन कर लिया, 2 डिफरेंट लिटरेचर्स का कंपैरिजन कर लिया। जैसे जर्मन लिटरेचर का कंपैरिजन जो है वो उर्दू लिटरेचर के साथ कर लिया। तो 2 पोइट हैं, 2 शायर हैं, उनका कंपैरिजन कर लिया। जैसे इल्लामा इकबाल की जो पोएट्री है वो गोयथे और दांते के साथ जो है ना वो कंपैरिजन करके बना लिया। तो ये क्वालिटेटिव है कि एक जगह बैठ के ना, आर्म चेयर पे बैठ के आराम से आप डिफरेंट हिस्ट्री की बुक्स देखेंगे, उसमें के अंदर से ना आप फिलॉसफी को मैच करके अपना कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे। तो ये 2 तरह की रिसर्च है। डाटा एंड फाइंडिंग्स में आपने ये आउटलाइन करनी है न्यूट्रल होके, अभी आपने उसको साथ नहीं देना। डाटा एंड फाइंडिंग में आपने बताना है कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकला है, आपका रिसर्च क्वेश्चन ओके हुआ है या नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, थिक डिस्क्रिप्शन इसमें देनी है। क्वालिटेटिव क्या है कि इसमें आपने भर भर के जो है ना अपना एनालिसिस करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या क्या सोचते हैं। ये ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और फिलोसफी के स्टूडेंट्स और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर थिक डिस्क्रिप्शन होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स होती है। तो यूज्ड, ये इसके आगे से देखिए डेफिनेशन, यूज्ड इन सोशल साइंसेज ethnography to richly describe the cultural and contextual details of human behaviors giving observations vital depth। ये इथनोग्राफी भी जो है ना ये रिसर्च की एक टाइप है, एक फील्ड है। तो उसके अंदर ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है थिक डिस्क्रिप्शन यूज की जा सकती है। अच्छा, आगे सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है जिसके अंदर आपने अ डिस्टिंक्ट रिसर्च डिजाइन यूज to systematically map the prevalence of disease, demographic trait और market trend without manipulating variables। ठीक है, किसी डिजीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप केस स्टडी कर रहे हैं, सर्वे मेथड कर रहे हैं, ये किस तरह से जो भी आपने सैंपल लिया है ना उसके बारे में जैसे जैसे चीजें आपको पता चलती जाएंगी ना वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे, अपना मैप बनाते जाएंगे। जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास पहली दफा कोई मेंटल मतलब कोई अजीब सी रेयर डिजीज के साथ आया है, तो वो एक ही पेशेंट होगा, अपनी तरह का एक ही केस होगा। तो वो मतलब स्पेशल केस है, तो वो केस स्टडी करेगा उसकी, यानी कि उस तरह का और कोई पेशेंट नहीं है। तो जब उसको वो मेडिसिन देगा तो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो ऑब्जर्व करता जाएगा। तो ये इसका वो सिस्टमेटिकली मैप बनाता जाएगा, प्रिवेलेंस डिजीज का तरह के डिजीज कैसे क्या क्या एक्ट करती है, किस किस तरह से एक्ट करती है, बंदे के ऊपर असरअंदाज होती है, और फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालेगा डिजीजेस की, कि ये करेक्टरिस्टिक्स इसलिए निकालते हैं कि डिस्क्रिप्शन देनी होती है ना, डिस्क्रिप्शन में ये ट्रेड्स लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि कल को किसी और को भी ये ट्रेड्स नजर आए तो फौरन पता चल जाएगा ये बीमारी है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो इस तरह से होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है गुड एकेडमिक डिस्क्रिप्शन इज ऑब्जेक्टिव, क्लियर एंड स्पेसिफिक। इट गिव्स द रीडर necessary background to understand the researcher's final argument, through it is usually paired with or followed by critical analysis। जी, आपका अपना एनालिसिस अंदर ऐड होता है। अच्छा, अब 7 ways to avoid common flaws while designing descriptive research। अब यहाँ पर देखें जो चीजें आपने ऐड करनी है अपनी रिसर्च में, एक आपके पास प्लान है, जो मैंने सबसे पहले आपको रिसर्च के चैप्टर्स बताए थे ना, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, फ्रेमवर्क, रिजल्ट्स, बिब्लियोग्राफी, उसको अपने माइंड में लिख के रख रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पहले बताते हैं। फिर चूज द अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, कौन सा डिजाइन आप पिक करेंगे। फिर सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अच्छा, रिसर्च का डिजाइन मैं आपको बता दूं, ये जैसे आपने देखना है आप रिसर्च आर्टिकल कर रहे हैं, रिसर्च थीसिस कर रहे हैं, या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च का डिजाइन आप निकाल दें, उस हिसाब से फिर पता चलेगा कि मैंने चैप्टर कितने ऐड करने हैं। ये आपका सुपरवाइजर आपको आपकी रिसर्च का डिजाइन बताता है। अच्छा, फिर सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक उसका सैंपल सेलेक्ट कर लें आपने अपने माइंड में। ये अब सैंपल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक मेन सैंपल होता है। जैसे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, कोई केमिकल आपका सैंपल होगा जिसके ऊपर रिसर्च करनी है आपने, वो आपका सैंपल होता है। आपने लोगों के बिहेवियर के ऊपर पाकिस्तानी जो है ना वो लोगों के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करनी है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई स्पेसिफिक एरिया आपका सैंपल होगा। फिर उसकी पॉपुलेशन भी आपने डिसाइड करनी होती है कि इतने लोग आपकी रिसर्च के अंदर ऐड होंगे। फिर यूज वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन मेथड्स। अब रिलायबल डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या है, इसके अंदर आगे हम अभी बताते हैं कि सर्वे मेथड है, एक क्वेश्चनियर है, और केस स्टडी है, इंटरव्यूज हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मिनिमाइज बाइस,
बायसनेस भाई इसमें आपने जो है ना कर देनी है वो इस तरह से कि आपने किसी भी एक चीज का जो है ना वो साथ नहीं देना, आपने न्यूट्रल होके जो है ना डिसीजन मेकिंग करनी है एट द एंड। इंश्योर एडिक्वेट सैंपल साइज, इतना सैंपल साइज 30 जो आपका अगर सैंपल साइज है ना, अगर आपने 30 सैंपल साइज लिया है, चाहे वो लोग हैं या चाहे वो कोई एनिमल्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप 30 उसका साइज ले लें। क्वांटिटी मतलब के जो केमिस्ट्री और बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए साइज इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट होता है। अगर आप केमिकल ले रहे हैं तो एमएल में उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है, वो आपका सुपरवाइजर आपको बता देगा। तो इतना एडिक्वेट सैंपल आपने साइज लेना है। फॉर 30 जो है ना वो जनरलाइज साइज है। अगर आप लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो 30 पेशेंट्स लेंगे। 30 पेशेंट्स का जो रिजल्ट आएगा ना, तो अगर मतलब इफेक्टिव हुआ है, 30 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई है, तभी आपकी रिसर्च जनरलाइज की जाएगी। अगर आपने 20 लोगों के ऊपर किया है तो आपकी रिसर्च मानी ही नहीं जाएगी। अच्छा, यूज अप्रोप्रिएट डाटा एनालिसिस टेक्निक। हाँ जी, डाटा को एनालिसिस करने के लिए भी आपने अप टू डेट जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, वो आपने या जो भी जिससे भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, तो अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग वो आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये डिफरेंट बताए हुए हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेस, मार्केट सेगमेंटेशन रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस, कंपटीटर बेंचमार्किंग, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रिसर्च। अच्छा चलें, अब ये डिस्क्रिप्शन के मेथड्स जो मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये जो हम एक्सपेरिमेंट वो साइंटिफिक मेथड में नहीं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं पहले उसको। तो इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड बिहेवियर एज इट ऑकर्स विदाउट मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, आपने भी बिल्कुल बिहेवियर उसका चीज का जो है ना वो देखना है। फिर सर्वे मेथड में क्या होता है कि सेंड सर्वेज टू सिलेक्टेड ग्रुप्स एंड यूज द डाटा टू इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस। अक्सर ही आपकी क्लास में स्टूडेंट्स आते होंगे और आपको क्वेश्चन या वो देते होंगे कि ये ना फिल कर दें जरा, ये सर्वे है, वो सर्वे होता है। तो हर बंदा जो है ना वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सर्वे फिल करता है। अब इसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड ज्यादा बेटर होते हैं, उसमें ना ये एमसीक्यू टाइप होते हैं जिसमें से आपने एग्री, डिसएग्री, ठीक है, यस और नो, इस तरह वाले ऑप्शन होते हैं, न्यूट्रल, ये उसमें से एक ही सिलेक्ट करना होता है। तो ये सर्वे मेथड होता है। फिर केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी के अंदर स्टडी मल्टीपल पार्टीज एंड कंपाइल फाइंडिंग्स इनटू वन केस स्टडी ऑन ए सब्जेक्ट। उसके अंदर ना आपने एक ही पेशेंट के ऊपर जो है ना आपने उनको ऑब्जर्व करना होता है कि इसके अंदर क्या क्या तब्दीली आई है, और ये ना काफी लंबे अरसे के लिए होती है, पूरे साल लग जाता है उसकी डेवलपमेंट में, क्योंकि आपने उसकी सारी स्टेजेस देखनी होती है ना। तो अब ये देखें, खुदा ना ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आ गया है कैंसर का, तो अब जब आपने उसको दवाई देनी शुरू करनी है, उसकी रिकवरी का टाइम कितना लंबा होगा। तो आपने उसको केस स्टडी करना है कि मेरी एक दवाई मैंने बनाई है, वो उसको आपने वक्तन फवक्तन देनी है, और 3 महीने के बाद वो आपने उसको उसकी जो है ना वो रीडिंग ले लेनी है। और तो फिर एंड पे जो रिजल्ट आएगा ना, तो आप बताएंगे कि ये केस स्टडी है, मैंने ये बंदा ठीक हुआ है, तो बाकी भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंटरव्यूज। इंटरव्यू जो है आप अपने सीनियर्स का ले सकते हैं, या अपने रिस्पेक्टिव जो आपकी इंटरेस्टेड सैंपल है उसका आप इंटरव्यू ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। जब कोरोना वायरस आपने देखा हुआ है वो टाइम, तो इसलिए मैं इसकी एग्जांपल ले रही हूँ कि वहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले जब कोरोना वायरस आया ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने समझा कि ये निमोनिया है। तो डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में बड़े ज्यादा पेशेंट आ गए। तो उनने क्या किया कि पहले ना डॉक्टर्स की ये एक जो है ना टीम तश्कील दी। डॉक्टर ने, सीनियर डॉक्टर ने कहा कि भाई ये मेडिकल टीम्स हैं, इनको डिवाइड करते हैं, 12 डॉक्टर्स हैं, और मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं 16 14 सारे की टीम बनाई। और हर टीम को ना अपने सिटी में और डिफरेंट टाउन्स में और जितना भी एरिया वो कवर करता है, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव सिटीज और उनके जो टाउन्स हैं और सबर्ब एरियाज, विलेजेस वगैरह, वहां पर भेजते हैं और वहां से डाटा कलेक्शन करते हैं जो पेशेंट्स, जो लोग कोरोना वायरस से इफेक्ट हैं। उस टाइम ना इसका नाम अभी कोरोना नहीं रखा हुआ था, अभी नमूनिया ही था। तो अभी जब वो गए ना कि ये उनको पता ही नहीं था चल रहा कि ये कहाँ से आया है वायरस, उनको शक था कि शायद चाइना से आ गया है। अच्छा, उस टाइम पे ये जब मतलब चाइना ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका नाम क्या है, ऑल्दो ये 2019 के एंड पे आया था, लेकिन
मार्च में जो है ना वो मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो उसके बाद फिर इसका नाम ही कोविड-19 रखा था। उससे पहले इसका जो है ना वो निमोनिया वगैरह यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते थे। अच्छा, फिर डॉक्टर्स की जो टीम बनाई गई तो हर टीम का एक ग्रुप लीडर होता है। उसने ग्रुप लीडर ने बताया कि लेट्स फाइंड आउट द कोरोना पेशेंट्स इन द सिटी एंड कलेक्ट देयर डाटा। अब ये सारा अपनी इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे किस किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देगा रिसर्चर, और जो है ना चारों के चारों रिसर्चर्स जो है ना बाकी उनके नाम लिखेगा और अपना वो स्टडी प्लान देगा कि किस तरह से मैंने स्टडी करना है, किस तरह से मैंने जो है ना प्रोजेक्ट को लेके चलना है। फिर एक टीम मेंबर आगे मशवरा देता है कि हमें एक कैंप लगाना चाहिए, मेडिकल कैंप, जिससे में सारे पेशेंट्स का बिल्कुल फ्री चेकअप होना चाहिए। फिर उसके बाद कैंप सेटअप हो जाता है। अब ये देखें सब मेंबर्स की ना ड्यूटी होती है। एक जो है ब्लड प्रेशर चेक करता है, एक जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, इंटरव्यू मतलब डाटा कलेक्शन करता है, और एक जो डॉक्टर है उसकी डिफरेंट ड्यूटी लगी हुई है। आप देखें कैंप में क्या होता है, कोरोना वायरस चेकअप, हेल्थ केयर, ये तो ये सब पेशेंट्स का इस तरह से डाटा लिया जाता है। और एंड पे जब सिटी में कितने लोग अफेक्टेड हैं, विलेजेस में कितने लोग अफेक्टेड हैं, ये हर टीम मेंबर का जो ग्रुप लीडर है ना वो आके उसकी दोबारा से मीटिंग होगी अपने जो है वो सीनियर डॉक्टर के साथ, और फिर वो डॉक्टर को बताएगा कि दिस इज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ पीपल अफेक्टेड विद कोरोना वायरस। और फिर इसके बाद डॉक्टर्स ने, जो सीनियर डॉक्टर्स थे, जो हॉस्पिटल के हेड्स थे, उनने ये डिसीजन लिया था कि दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, नाउ वी शुड आस्क गवर्नमेंट टू स्टार्ट लॉकडाउन, कि ताकि ये और ना फैले, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं तो उन्हीं इलाकों में, जिन जिन इलाकों में लोग बाहर से आए हैं उन्हीं इलाकों में कोरोना वायरस ज्यादा फैला है। तो इस वजह से आप जो है ना वो ये लोगों की मूवमेंट बंद करें। अब ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें ना इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट बनाई थी, हर एक एक चीज अंदर एक्सप्लेन की थी, डिटेल्स बताई थी कि लोगों के अंदर क्या सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों के अंदर बहुत हार्श सिम्टम्स हैं, कुछ लोगों के अंदर बहुत मतलब कुछ लोग इससे बच गए हैं। तो इम्यूनिटी का कोई देख रहे थे सीन, लेकिन इम्यूनिटी का भी कोई सीन नहीं था। लोग जो है वो बहुत जल्दी मर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने फिर ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, जब डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट उनके पास गई, फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास गए, तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन मेकिंग की कि हाँ अब लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो रिसर्चेस होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग में। आप एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर छोटी सी छोटी डिटेल भी जो है ना वो काम की होती है। अगर आप कोई डिटेल ओमिट कर देते हैं ना अंदर से, ठीक है, अब ये जैसे आप ये इसको स्लाइड नंबर 11 को देखें, ठीक है, 11 वाली स्लाइड को देखें, तो इसमें जितना रश है, जितने पेशेंट्स थे, जितना डाटा था, जो भी वहां पर चीजें हो रही थी, और किस बंदे ने क्या काम किया है, कौन से रिसर्चर ने क्या काम किया है, ये सब जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में के अंदर लिखना होता है। ठीक है, अंदर सारी छोटी छोटी चीजें मेंशन करनी होती हैं, इवन के सेटिंग भी लिखनी होती है कि किस जगह पे हमने सेटअप लगाया था, साथ में प्रूफ्स भी देने होते हैं, ऑडियो एंड विजुअल प्रूफ्स भी सारे ऐड करने होते हैं समटाइम्स। तो उसके बाद जो है ना वो डिसीजन मेकिंग होती है। तो इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन रिसर्च। और बाकी टाइप्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।